नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना बिहार भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहता हूं और वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन इधर हाल के दिनों में जब से मैं इंदिरा गांधी में आया हूं और करीब 70-80 हज़ार मरीज देखा तो इधर हमारा जो फील्ड ऑफ वर्क है वो बिल्कुल बदल गया। चमड़ा को तो मैं देखता हूँ, लेकिन अब अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि यहाँ जो मैंने सीखा कि भोजन बदल के और एक्टिविटी बढ़ा के आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये जो कलाकारी यहाँ पर सीखे तो ये इसके वजह से अब हमारा इंटरेस्ट जो है स्किन से बढ़ करके और भी रोगों पर आ गया। चूँकि चमड़ा का इलाज करते करते और भी रोगों का जो एक्सपोजर हुआ जो कि स्किन के साथ ही आया, और जब मैं स्किन की बीमारियों को जड़ से ठीक करने का प्रयत्न करने लगा और उसके चलते जब भोजन बदलने लगा तो ये अनुभव किया कि अरे ये तो बाकी बीमारियों को भी ख़त्म कर दे रहा है। तब ये समझ में आ गया कि बीमारी का मूल कारण जो है हमारा गलत भोजन है, गलत भोजन से ही हमारा बीमारी होता है। तो आज मैं जो चर्चा करने आ रहा हूँ वो है 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व स्पाइन दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड स्पाइन डे। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, स्पाइन डे क्यों मनाया जाता है और स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का कौन कौन सा बीमारी है, उसमें मरीज को जो कमर दर्द, पीठ दर्द ये सब जो रहता है तो वो बहुत बार लोग ठीक नहीं कर पाते, हमेशा रह जाता है, उसके चलते और भी दिक्कत होता है। तो उसका क्या क्या प्रकार हो सकता बीमारी का, क्यों होता बीमारी और उसको हम जड़ से कैसे हटा सकते हैं। ऐसे केसेस में हमको अंत में डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन करना होगा। तो ऑपरेशन तो अंतिम उपाय हुआ, कई बार ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह जाता है। तो ऐसा स्पाइन के डॉक्टर खुद कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी कभी कभी दर्द रह जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये है कि एक तो ये समझ लेना कि वो आखिर जो होता क्यों, स्पाइनल कोड का जो दर्द क्यों होता है, और ये जो है कि बिना ऑपरेशन के हम इसको कैसे काबू पा सकते हैं इस रोग पर। तो ये तभी होगा जब हम ये समझ जाएंगे कि आखिर ये होता क्यों। यदि ये समझ गया कि होता क्यों तो इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं 16 अक्टूबर वर्ल्ड स्पाइनल डे। तो ये कब से मनाया जा रहा है? ये वर्ल्ड स्पाइनल डे मनाने का चलन सन 2012 से शुरू हुआ। तो 2012 से अभी 2020 है, करीब करीब 7-8 साल से ये मनाया जा रहा है। कौन मनाता है इसको? इसको जो मनाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ, ये आपका कायरो प्रैक्टिस बोलते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरो प्रैक्टिस, ये मनाता है WFC। तो ये जो कायरो प्रैक्टिस एक वर्ड है, तो ये कायरो प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है? कायरो प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि हर वो इलाज जिसके द्वारा हम पीठ के दर्द और स्पाइन जो होता है स्पाइनल कोड उसको मैनूवर करते हैं और उससे उसका बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं। तो खासकर जो फिजियोथेरापी है, जो कि हम पार्टिकुलरली स्पाइन यानी कि रीढ़ का जो हड्डी है पीछे, उस हड्डी पर जो हम प्रेशर दे करके उसको मसाज करके वो जो इलाज करते हैं, उसका डिकम्प्रेस करके वो जो इलाज करते हैं, तो उसी को हम लोग कायरो प्रैक्टिस करते हैं। और इसी का एक वर्ल्ड फेडरेशन बना हुआ है जो कि इंग्लैंड में है, और उसके रिचर्ड ब्राउन उसके कर्ता धर्ता हैं। तो इन आप गूगल में टाइप करके पढ़ सकते। तो ये जो है कि इनकी पहल से ये मनाना शुरू हुआ, और पूरे विश्व के जो भी स्पाइनल कोड से बीमारियों के इलाज में जो लगे हुए हैं लोग, वो इस दिवस को मनाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि आखिर ये बीमारी क्यों होता और ये बीमारी का क्या कितना ये है प्रकोप है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर करीब करीब 1 अरब आदमी ऐसा है जिसमें कि किसी न किसी रूप में जो है कि बैक पेन से आज न कल वो 2-4 हो चुका है या फिर होने वाला है। तो ऐसा 1 अरब आदमी है, और ये सबसे बड़ा अपंगता का एक कारण है मानव सभ्यता के लिए। तो इसलिए इसको जानना और ज़रूरी है। इस बार का जो थीम दिया गया है, बैक ऑन द ट्रैक, फिर से अपने मूल ट्रैक पर आ जाओ, यानी ये कोविड से भी रिलेटेड है। ये जो स्लोगन है इस बार का 2020 का वर्ल्ड स्पाइन डे जो मनाया जाता है, तो इस बार का जो थीम है वो है आपका बैक ऑन ट्रैक। तो बैक यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका दोनों अर्थ ले सकते हैं आप। एक तो ये अर्थ हुआ कि जो हमारा पीठ है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए,
और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि आप अभी जो दुनिया कोविड वाले से गुजर रही है तो इसके चलते बाकी बीमारियों का जो इलाज है वो हैम्पर हो रहा है, तो वो फिर से अब ट्रैक पर आ जाए, तो ये उसका उद्देश्य है। तो 2000 ये से मनाया जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती क्या हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे शरीर में यहाँ दिमाग है और दिमाग के बाद दिमाग से जो नस निकलता है, और ये नस जो निकलता है वो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में निकलता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है और नर्व ट्यूब के रूप में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ़ोटो देखिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दिमाग से जो स्पाइनल कॉर्ड निकला है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड नंगा नहीं रहता है, ये एक वर्टिब्रा रहता है। ये जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा, एक प्रकार का हड्डी है, और ये वर्टिब्रा जो है ये वर्टिब्रा सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, फिर उसके बाद सैक्रल, उसके बाद कॉक्सिस, तो ऐसे करके ये वर्टिब्रा रहता है। और 33 टोटल 33 वर्टिब्रा ये मनुष्य में रहता है। तो जो है कि 33 वर्टिब्रा में देखिएगा तो जो है कि करीब करीब जो है आपका ये और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो आप ये देखिएगा तो यहाँ से आप अगर जोड़िएगा तो ये 33 आएगा आपका, 7 गो रहता है सर्वाइकल, C1 से C7 तक। ये आपका जो ये दिख रहा है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। उसके बाद ये हो गया थोरैसिक वर्टिब्रा, इधर हो गया आपका लंबर वर्टिब्रा, और उसके बाद हो गया सैक्रल, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो सैक्रल है, और उसके नीचे जब आइएगा तो वो हो जाएगा आपका कॉक्सिक्स, और ये यहाँ पर सैक्रम होता है। तो यहाँ से और एक्चुअली जहाँ पर थोरैसिक ख़त्म होता है, स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में इतना ही दूर तक लंबा होता है, थोरैसिक तक। यहाँ पर कोनस मेडुलारिस होता है, तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा नर्व ट्यूब जो है वो अलग अलग छेद से निकलता है, और ये छेद से निकल के अलग अलग जगह पर जाता है। वो आप देख सकते हैं, दूसरे पिक्चर में आपको क्लियर होगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर, तो आप इसका पीछे से फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाला फ़ोटो जो है यहाँ से नस आ रहा है, और यहाँ से फिर क्या होता है, ये बीच में रीढ़ का हड्डी है, और रीढ़ के हड्डी के बीच से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो स्पाइनल कॉर्ड निकल करके और स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, और वहाँ से फिर नर्व का बहुत सारा ट्यूब निकलता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर हम इसको ऐसे खोलें तो आपको ये दिख जाएगा और अच्छे से। और ये देखिए आपको अलग अलग ट्यूब निकलता है इधर से, और ये अलग अलग डर्मेटोम में सप्लाई करता है। तो यहाँ पर सेंसरी नर्व भी रहता है, यानी कि जो दिमाग से सूचना ले जाता, दिमाग में से हम छुए और पता चल गया तो ये दिमाग में सूचना ले गया, वो उसी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू पहले ये गया आपके रीढ़ की हड्डी में गया, और जैसे कि यहाँ पर जो है अभी देखिए हाथ का जो नर्व होगा यहाँ से गया करके ऐसे करके यहाँ से यहाँ जा करके दिमाग में चला जाएगा सूचना। तो इसी ढंग से, और जो हम सोचे कुछ करना है तो मोटर नर्व यहाँ से फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, और यहाँ से ये संबंधित नर्व को सप्लाई होगा तो यहाँ चला जाएगा, और यहीं से ये नीचे जा करके ये नर्व जो है यहाँ भी सप्लाई करता है। तो ये आप जो है ये देखें, तो ये जो फोटो, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ ढंग से ये ख़राब हो सकता है। तो ये आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देखिए इसमें आपको अच्छे से दिख रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये हड्डी है ना, और ये जो वर्टिब्रा होता है ये दिमाग है आपका। तो ये पूरा सेरेब्रम, सेरेबेलम सब है, और वहाँ से सब निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जा रहा है हड्डी के बीच में, और यहाँ पर जा कर के फिर ये थोरैसिक के पास जाकर कॉर्नस मेडुलस बनाता है, और यहाँ से अलग अलग नर्व निकलता है, और यहाँ फिर स्पाइनल जो वर्टिब्रा है ये 33 वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के में छेद होता है, उसी से नस निकलता है, और कभी कभी ये छेद जब पतला हो जाता है तो नस को दबाता है तो उसमें दर्द होने लगता है। तो ये आप देख लिए। अब इसमें जो है कि आपको और देखना है तो और देख सकते हैं कि इसी ढंग से अलग अलग नर्व निकलता है, और ये नर्व 3 प्रकार का होता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व बोलते हैं उसको। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसी ढंग से वो निकलता है। तो अब इसमें बहुत सारा गड़बड़ी हो सकता है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो अब कौन सा ऐसा गड़बड़ी होता है जिसके चलते स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप ऐसे काट के देखिएगा तो आपको ऐसा, जब उसको आप सजाइटल सेक्शन में काटिएगा ऐसे करके तो ऐसा दिखेगा, ये बीच में नर्व रहता है ना, आपको ये दिख रहा है, और अलग अलग सेंसेशन के लिए अलग अलग एरिया है। यहाँ पर देखिए ये वर्टिब्रा है, ये आपका ये बोन है, ये तो वर्टिब्रा है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब वर्टिब्रा है, और बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, हड्डी के आवरण में ढका रहता है, और यहीं से अलग अलग ट्यूब निकलता है बीच बीच में हड्डी में। और 2 हड्डी जो होता है, 2 जो
आपका वर्टिब्रा होता है वो आपस में एक से ऊपर रखा रहता है और वो जुटा रहता है, वो जुटा रहता है बाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो करीब करीब 1/4 जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो टोटल जो है एक हड्डी दूसरे हड्डी पर रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए एक हड्डी दूसरे हड्डी पर रखा हुआ है और ऐसे जैसे देख रहे हैं, और बीच में स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये हुआ अगर वर्टिब्रा, तो ये समझिए इसको वर्टिब्रा समझिए, तो ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पास करेगा नस, और इसी में छेद से फिर अलग अलग नस निकलेगा जो हर जगह सप्लाई करेगा और इसका दिमाग से कनेक्शन रहेगा। तो इसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी, मेरुदंड भी कहते। तो इसमें गड़बड़ी होने से या नस दबाने से आपको दर्द रहने लगेगा, तो ये आपको अलग अलग बीमारी हो जाएगा। ये टोटल 33 वर्टिब्रा होता है। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो 33 वर्टिब्रा मिलेगा। तो ऊपर में सर्वाइकल वर्टिब्रा रहता, उसके बाद थोरेसिक रहता, और उसके बाद फिर अलग लंबर रहता, और उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रा रहता, और उसके बाद फिर कॉक्सिक्स रहता। तो कॉक्सिक ये, और ये जो इसका कर्वेचर होता है ये एक खास कर्वेचर में ये बना रहता है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें जो है आपको एक वर्टिब्रा अच्छे से दिख रहा है। तो ये आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड सीधा नहीं रहता है, वो मुड़ा रहता है, एक जगह बल्ज रहता है उसका 2 जगह। तो ये आपका एक थोरेसिक कर्व रहता है ना, फिर उसके बाद ये लंबर कर्व रहता है, ये कर्व रहता है यहाँ पर। तो कभी कभी ये कर्व जो है ये इसके चलते 3 बीमारी होता है, जैसे कि अगर ये सीधा है और सीधा होकर के जैसे आदमी ऐसे खड़ा है और ये उसका वर्टिब्रा है, तो कभी कभी ये वर्टिब्रा इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके बेंड हो जाएगा। अगर ये बेंड हो गया ना, तो ऐसे करके अगर बेंड हो गया तो उसको जैसे ये समझिए, अगर ये आपका ये समझ रहे हैं तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ये नॉर्मल अगर ऐसा है, और ये अगर नॉर्मल ना हो करके अगर ऐसा हो गया, ये इधर हो गया, तो इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। अगर ये सीधा आप देखिएगा ऊपर से, ये इसका कर्व जो है अगर ये नॉर्मल ऐसे रहा, ठीक है, पीठ से देख रहे हैं, पीठ से पीछे से देख रहे हैं आप, तो पीठ से देख रहे हैं किसी का वर्टिब्रा तो ऐसे नजर आएगा। लेकिन अगर ये इधर उधर टेढ़ा हो जाए, राइट या लेफ्ट टेढ़ा हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोलियोसिस। ये कभी कभी जन्मजात होता है, किसी किसी का फीमेल में ज़्यादा होता है, तो ये जन्मजात भी होता है, बाद में भी डेवलप करता है। इसका कोई इलाज नहीं होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। आप भोजन सुधार दीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, है ना। कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जब आदमी को आप पीठ से पीछे से देख रहे हैं। यदि हमको आप कोई पीछे से देखे तो हमारा रीढ़ का हड्डी ऐसे नजर आएगा। लेकिन अगर ये रीढ़ का हड्डी सीधा ना होके ये इधर या राइट या लेफ्ट में बेंड हो जाए, तो इसको हम लोग बोल देंगे स्कोलियोसिस। और अगर कोई आदमी हमको पीठ से नहीं देख करके साइड से देख रहा है, कोई आदमी हमको साइड से दिख रहा है, तो साइड से अगर वर्टिब्रा नजर आ रहा है तो वो वर्टिब्रा ऐसा नजर आएगा। ये अगर साइड से देखिएगा तो साइड से ये पिक्चर है वो ऐसा नजर आएगा, ये वर्टिब्रा आपको इस ढंग से नजर आएगा, ये साइड से देखने पर। तो साइड में बेंड, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन एबनॉर्मल में क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल में हो जाएगा कि अगर सपोज कीजिए ये थोरेसिक नहीं, आपका ये जो लंबर वाला ये अंदर घुस जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंबर वाला अगर अंदर चला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ये लॉर्डोसिस। जिसका पेट निकल जाएगा, देखिएगा कि जो लंबर वर्टिब्रा है ये आगे की ओर चला जाएगा, ये पीछे में आपका कर्वेचर आगे की ओर हो जाएगा, तो उसको हम लोग लॉर्डोसिस बोलते हैं। और कभी कभी ये वाला कर्व गायब हो जाएगा, उसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। तो ये आपको ये उसका डिफॉर्मिटी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है अभी समझाएंगे। और 2 वर्टिब्रा जो है आपस में जो जुड़ा रहता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जुड़ा रहता है। 2 वर्टिब्रा आपस में जुड़ा रहता है वो इंटरवर्टिब्रल। देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, आप देख सकते हैं कि एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप जो अलग अलग वर्टिब्रा देखिएगा तो एक इंडिविजुअल वर्टिब्रा ये हुआ। अब ये वर्टिब्रा ये जो है कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये जो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन पिक्चर धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि इसमें, हाँ अब देखिए क्लियर हो गया। ये जो पिक्चर है ये आपको देखिएगा ये रहता है अंदर की ओर, और ये जो पोर्शन है बाहर की ओर रहता है, ये अंदर पेट की ओर रहता है आपका, है ना। और इसमें छेद नजर आ रहा है बीच में, इस छेद से ही स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा रहता है और बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहता है। यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो इसी ढंग से अटैचमेंट रहता है। और ये जो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जुड़ा रहता है वो आपको बहुत सारा जगह वो जॉइंट बनाता है, वो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बोलते हैं। वो जॉइंट में भी कभी कभी अर्थराइटिस हो जाता है, तो उसके वजह से आपको दर्द होने लगता है ना। तो वो हम अभी आपको समझाएंगे कि क्यों वैसा होता। तो ये आप देख रहे हैं इसी ढंग से, और इसी के चलते बेंडिंग हो जाता है इसमें। तो इसमें कितना बेंडिंग हो सकता है, इसमें आप अगर देखिएगा लैटरल में भी बेंडिंग होता है। जैसे कि एक पर एक खड़ा है
तो ये करीब करीब 18 डिग्री तक बेंड हो सकता है। आप ऐसे ऐसे देखिएगा तो एक वर्टिब्रा ऐसे करके 18 डिग्री पर एक दूसरे से इधर उधर जा सकता है, एक पर एक रखा हुआ है, और ये 18 डिग्री तक ऐसे ऐसे हो सकता है, और आगे पीछे तो खैर हो ही सकता है। तो ये नॉर्मल बेंडिंग होता है। अब क्या है कि इसमें गड़बड़ी हो सकता है। गड़बड़ी क्या हो सकता है, आप देखिए आपको छेद दिख रहा है ना, दो जो वर्टिब्रा रखा हुआ है, अब बीच में देखिएगा छेद दिख रहा है, ये सब जो छेद है, तो ये जो छेद दिख रहा है यहीं से नर्व निकलता है और हर जगह सप्लाई करता है। अगर इस नर्व में कोई चर्बी जमा हो जाए या फिर कोई ये जमा हो जाए तो क्या करेगा, नस को दबा देगा। तो जब तार को दबाइएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, तो आपको दर्द रहने लगेगा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम कहते, तो इसके चलते जो है कि आपको बीमारी शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों होता है और कौन कौन सा बीमारी होता है वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वो आप ध्यान दीजिएगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो है कि क्या क्या हो सकता है बीमारी, स्पाइनल बीमारी में क्या क्या हो सकता है, पहले हम बीमारी समझ लें। वो तो आप समझ गए स्ट्रक्चर कि हमारा ये दिमाग है, यहाँ से फिर सर्वाइकल यहाँ पर शुरू हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सब देखिएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसका थोरेसिक वर्टिब्रा शुरू हो गया यहाँ पर, और थोरेसिक के बाद यहाँ पर आएगा तो लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक के बाद लंबर वर्टिब्रा, और लंबर के बाद यहाँ पर हो जाएगा सैक्रम, यहाँ पर सैक्रम है और नीचे में कॉक्सिक्स है। तो ऐसे सप्लाई होता है और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक आता है, थोरेसिक तक आता है, और यहाँ से हर जगह यहाँ नर्व निकला रहता है, इससे से नर्व निकला तो यहाँ पर सप्लाई हुआ, यहाँ से सेंसेशन ले भी गया और कोई सप्लाई किया इसको भी, तो उसके चलते ये होता है। तो हर जगह ये सप्लाई रहता है। तो अभी तो हम समझ गए कि हमारा दिमाग से जो भी ऑर्डर आता है वो यहाँ पर उसी ढंग से वो काम करता है, तो वो हम समझ गए। अब हमको समझना है कि क्या क्या बीमारी इसमें हो सकता है। तो एक चीज़ तो जब हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये खोजे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना, और कम से कम आधा घंटा भी जो है कि आप चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि उससे विटामिन डी पैदा हो। तो अल्टीमेटली हमारा शरीर किससे बना है, हमारे भोजन से। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो अभी आपको ये तुरंत समझाते हैं कि ये बीमारी होता है, क्यों पहले समझ लीजिए इसमें क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या क्या हो सकता है। कोई बोल सकता है कि हमको सर कमर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, हम CT स्कैन कराए, एक्सरे कराए, डॉक्टर बताते हैं कि नस दबा रहा है आपका, कोई ऑस्टियोफाइट बन गया है। डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपको ऑस्टियोफाइट बन गया है, ये जो छेद है और छेद के बगल से हड्डी बढ़ गया है और चारों तरफ हड्डी है, बीच में नर्व है, अब ये हड्डी जो है बढ़ गया आपका, वो दबा रहा है नस को, तो उसके चलते आपको दर्द रहता है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ऐसा करेंगे कि हम ऑपरेशन करके इसको डिकम्प्रेस कर देंगे, यहाँ प्रेशर कम कर देंगे, उसकी वजह से आपका ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा उपाय हम आपको बताएंगे कि आप जो है खाली अपना भोजन बदल के इस गड़बड़ी को ठीक कर दीजिएगा। ये जो चर्बी जमा है, आप अपना भोजन बदल के, दिनचर्या बदल करके जो है कि ये जो चर्बी जमा है, जो नस को दबा रहा है, इसको आप गला सकते हैं। बिना किसी ऑपरेशन के बढ़ा हुआ हड्डी को आप गला सकते हैं। ये शरीर में अपना मैकेनिज्म है। शरीर में क्या होता है, हड्डी के संदर्भ में एक और चीज़ जान लीजिए, हड्डी में 2 प्रकार का सेल होता है। हड्डी के अंदर देखिएगा तो आपको कैल्शियम जमा है और प्रोटीन है, 2 चीज़ें उसमें, कैल्शियम है और प्रोटीन है। तो बिना कैल्शियम के जो प्रोटीन होगा देखिएगा तो मुड़ जाएगा। अगर हड्डी आपके हड्डी से कैल्शियम निकाल लिया जाए तो क्या होगा, हड्डी को आप ऐसे मोड़ सकते हैं, एकदम तार जैसा हड्डी हो जाएगा, जब चाहिएगा जब मोड़ लीजिएगा, जब चाहिएगा ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन कैल्शियम रहता है तो तब टाइट महसूस होता है। तो दोनों चीज़ का जरूरत है, प्रोटीन का भी जरूरत है और ये भी। और उसमें जो सेल रहता है वो सेल, हड्डी में एक और चीज़ होता है, बोन मैरो भी होता है, उसके चलते खून भी वहाँ से बनता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि हड्डी में आपका ये एक और गुण होता है कि हड्डी में 2 प्रकार का सेल होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होता है वो हड्डी को काटता है, कुतरता है, क्योंकि हर 7 साल में आपका शरीर बदल जाता है। हर 7 साल में आप अपने आप को चेंज कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप भोजन करते रहते हैं, आपका शरीर पूरा रिपेयर होते रहता है, रिमॉडल होते रहता है, आपको पता नहीं चलता। तो लेकिन ये रिमॉडलिंग गड़बड़ा जाएगा अगर आप कच्चा माल प्रॉपर अमाउंट में नहीं दीजिएगा तो, क्योंकि शरीर का ढांचा बेसिकली प्रोटीन से बना है। तो अगर आप कम प्रोटीन लीजिएगा, जो कि ज़्यादातर गलती होता है, कम कैल्शियम खाइएगा, और तो उसके चलते क्या होगा, आपका हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो तो हड्डी कैसे चेंज करता है, शरीर अपने आप चेंज करता है। वो एक हड्डी को खाने वाला सेल होता है जो ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, वो हड्डी को खाते रहता है, एक तरफ से वो खाते जाता है, एक तरफ से नया हड्डी बनाते जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये सिलसिला चलते रहता है। सामान्यतः दिक्कत नहीं होता, दिक्कत तब होता है जब आपका भोजन बदलता है। जब आप कोई भी बीमारी से क्यों ग्रसित होता है, क्योंकि जब आपका भोजन बदलता है। तो इसमें
पहले ही जान लीजिए कि इसमें जो है भोजन का इस हड्डी के रोग से क्या संबंध है और उसको कैसे ठीक करेंगे भोजन बदल के, ये हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें मरीज क्या क्या लेके आ सकता है, इसमें बैक पेन लेके आ सकता है, इसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी होता है जिसमें कि कभी कभी लकवा भी मार देता, मरीज जो है लाचार हो जाता, चलता फिरता, ये चूँकि जो है कि पैदाइशी रूप से कोई नस सूख जाता, उसकी वजह से उस मसल का बिल्कुल ही एट्रोफी हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। स्पाइना बाइफिडा होता, कभी कभी जो है कि आपका जो नीचे का जो हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी जो नीचे जाता है सैक्रम के पास, तो वहाँ पर वो ओपन हो जाता है, वो बिल्कुल हड्डी का कवर नहीं होता, वो सीधे मांस के नीचे नर्व हो जाता है, उसको स्पाइना बाइफिडा कहते। कभी कभी जन्मजात गड़बड़ी होता है जब गर्भावस्था में बच्चा रहता है माँ के पेट में, और उस दौरान अगर माँ जो है कम प्रोटीन खाएगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेगी, नहीं टहलेगी, तो उसका बच्चा में ये सब स्पाइना बाइफिडा होने का चांस रह सकता है। कभी कभी तो वहाँ पर देखिएगा बाल भी ज़्यादा उग गया, उसको हम लोग बोलते हैं एक हाइपरट्राइकोसिस लैनोजिनोसा, वो भी कभी कभी स्पाइना बाइफिडा के साथ देखा गया है, तो वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा स्पाइन का ट्यूमर हो सकता है, कैंसर बन सकता है उससे, वो भी हो सकता है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसमें कैल्शियम गायब हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हड्डी एकदम खोखला हो जाएगा। और ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है उसमें हल्का फुल्का दर्द रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वैसे आप जान लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी जो है बिल्कुल समझिए तो खोखला हो जाएगा, जो डेंस हड्डी है वो खोखला हो जाएगा अंदर से बिल्कुल। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हल्का सा भी चोट लगा पता चला हड्डी टूट गया। तो जनरली ट्रॉमा के बाद ही ये पता चल पाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसी को है। वैसे हल्का फुल्का माइल्ड उसमें भी बैक पेन हो सकता है, तो उसमें भी बैक पेन होगा। कॉर्डोइक्विना सिंड्रोम होता है, तो जब स्पाइनल कोड जो आपको बताया कि थोरेसिक तक ही रहता है स्पाइनल कोड, उसके बाद अलग अलग छोटा छोटा नर्व में वो टूट जाता है और वही नीचे जाता है, वो लंबर वर्टिब्रा में और जो है कि आपका सैक्रल वर्टिब्रा में वही जाता है, वही नर्व का ट्यूब जाता है। लेकिन स्पाइनल कोड वही खत्म होता है। कॉर्डोइक्विना सिंड्रोम, वो जो नर्व का ट्यूब रहता है, जैसे ऊपर से एक तार आया और वहाँ से फिर बहुत सारा तार हो गया, है ना, घोड़ा के पूंछ जैसा, तो इसलिए कॉर्डोइक्विना, तो घोड़ा का जो पूंछ होता है उसके हिसाब से देखिएगा ऊपर में मिला रहता है और अंदर में बहुत सारा उसका ये निकल जाएगा रेशा, तो उसी ढंग से रेशा मतलब फाइन नर्व निकल जाएगा और वो अलग अलग छेद से निकल करके जहाँ तहाँ सप्लाई करेगा। वो ब्लडर को भी सप्लाई करता, जीआईटी ट्रैक्ट को भी सप्लाई करता। तो अगर आपका स्पाइनल प्रॉब्लम होगा तो आपको पेट में भी खाना पचने में भी दिक्कत होगा, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आपका पेशाब भी रुक सकता है ना, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो आपको भांति भांति का चीज़ इसमें होगा, है ना। तो आपको जो स्पाइनल कोड के मरीज में आपको लगवा भी मार सकता है, तो ये आपको होगा। तो ट्रॉमा के चलते भी हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हुआ, आपका स्पाइनल कोड टूट गया, तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है, आपको डिकम्प्रेस करके रखेगा। हालांकि हमारा शरीर कोई भी ट्रॉमा के बाद हड्डी को खुद ही जोड़ देता है, बस डॉक्टर को करना ये रहता है कि आपको सही तरीके से जुटे, ये देखना है हड्डी को। अब ये नहीं कि यहाँ का हड्डी यहाँ जुड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगा। इसीलिए वो करता क्या, अलाइनमेंट कर देता कि भाई ये हड्डी यहाँ था तो यहीं पर उसको कर देता, और वो देख करके एक्सरे, आजकल तो इमेज इंटेंसीफायर मशीन आता है, तो डॉक्टर देखते भी रहता है एक्सरे में कि कहाँ हड्डी कहाँ जोड़े, और मैनुअली उसको कर देता। और उसके बाद अगर कोई नहीं जुटने वाला रहता तो उसको कांटी डाल करके उसको कांटी से फिक्स कर देता, तो उस वजह से भी जुट जाता। और दो हड्डी आपस में जुटा हुआ है तो इसमें बहुत सारा मसल का योगदान है, जैसे दो, एक वर्टिब्रा उसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा, तो ये चारों तरफ से इधर भी मसल का अटैचमेंट है, लिगामेंट का अटैचमेंट है, इधर भी लिगामेंट का अटैचमेंट है, ये पूरी तरह से है ताकि बेंडिंग भी हो जाए और ये मजबूती भी रहे। गड़बड़ी तब होता है जब हम अपना दिनचर्या बदलते हैं। उसके अलावा और क्या दिक्कत होता है, कॉर्डोइक्विना सिंड्रोम बताया, उसमें भी ब्लैडर गड़बड़ी होने लगेगा, पेशाब रुक जाएगा और पेट का भी गड़बड़ी होगा और कमजोरी आने लगेगा, कहीं पर हाथ पैर में झिनझिनी रहने लगेगा, सुनापन रहने लगेगा, किसी खांसी से में पता ही नहीं चलेगा, चुट्टी काटने पर नहीं बुझाएगा, आपको कितनी चुट्टी काटा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। कभी कभी एक होता है बर्न हार्ट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि यहाँ जो थाई मसल है यहाँ पर आपको सुन रहेगा, इस एरिया में, यहाँ पर जो थाई है, मीडियल लैटरल फिटनेस नर्व ऑफ थाई, यहाँ पर भी कभी कभी मीडियल ये वाला हिस्सा में सुन रहेगा। पता ऐसा कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ दिक्कत हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि नस दबने से नस के थ्रू ही दिमाग में सूचना जाता है। तो तीन प्रकार का नस होता है, एक जो दिमाग से सूचना ले जाता है, जैसे हम छुए यहाँ पर और आपको पता चल गया कि छुआ गया, तो एक की ये सेंसरी नर्व का कमाल है, क्योंकि यहाँ से सूचना ले जा करके तुरंत दिमाग में पहुँचाया, और ये जो सूचना ले जाके पहुँचाया तो यहाँ से जा करके ये फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा में घुसेगा स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड में मिल जाएगा, और स्पाइनल कोड के थ्रू दिमाग में, सेरेब्रम में, वो सब चीज़ का सेंटर अलग अलग है, सब चीज़ का सेंटर अलग अलग है, तो वहाँ से वो गाइडेड होगा। इसी प्रकार से चलता रहता है। तो जो है कि इसमें होता क्या है, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होता है,
31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होता है। तो सर्वाइकल में 8 गो स्पाइनल नर्व होता है, C1 से C8 तक, और थोरेसिक में T1 से T12 तक होता है, लंबर में L1 से L5 तक होता है, सैक्रल में S5 तक होता है, कॉक्सिक्स में 1 होता है। तो यही स्पाइनल नर्व है। टोटल आपको 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व है और 33 वर्टिब्रा है। तो ये याद रखिएगा, 33 जो जोड़ा हड्डी है जो कि एक पर एक ऐसे चिपका हुआ है, और बीच में जो है ये छेद है ना, ये छेद जिसे देख रहा है छेद, और एक पर एक रखा हुआ है। तो ये जो है छेद जो है कंटिन्यूअस हो जाता है। देखिए यहाँ से आपको दोनों छेद दिख रहे हैं, तो इसी ढंग से एक पर रखा रहता है। अब जो है कि ये एक वर्टिब्रा दूसरे पर आ सकता है, स्लिप कर सकता है। ये बीच में जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है 2 वर्टिब्रा के बीच में, ये डिस्क कभी कभी गड़बड़ा सकता है। तो उसके चलते भी ये क्या होगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, डिस्क का प्रोलैप्स हो जाएगा अंदर। ये डिस्क यहाँ पर है चारों तरफ, यहाँ पर जो देख रहे हैं चारों तरफ डिस्क है, ठीक है, इस पर दूसरा वर्टिब्रा है। अब ये डिस्क अगर प्रोलैप्स कर गया अंदर में तो नर्व को दबाने लगेगा तो आपको लक्षण मिलने लगेगी। तार को दबाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो उसी ढंग से ये आपको शरीर में तार का जाल फैला हुआ है। एक तार जो दिमाग में सूचना ले जाता है उसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। हम सोचे उंगली मुड़े और उंगली मुड़ गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोटर नर्व का कमाल है। यहाँ से सोचे तुरंत ये सूचना स्पाइनल कोड की तरह आया और इस मसल को सप्लाई किया, ऐसे करके उंगली मुड़ गया। तो ये उसको बोलते हैं मोटर नर्व। और एक होता ऑटोनोमिक नर्व जो कि पसीना के ग्रंथि को सप्लाई करता है वो। और भी ऑटोनोमिक जो है आपका जो बाल होता है, ये जो रेशा है, ये देखिएगा कि जब आप डर जाइएगा तो आपका एरेक्टर पाइलोरम मसल जो है ये कंट्रैक्ट करेगा, तो ये गुज फ्लैश बोलते हैं उसको। अचानक सब रोआ जो है कि रोमांचित हो जाना, उसको क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ से रोमांचित हो गया तो मतलब बिल्कुल रोआ खड़ा हो गया। तो वो ऑटोनोमिक नर्व का कमाल है। तो वो 3 प्रकार का नस होता है और ये सब का कनेक्शन दिमाग से होता है। तो ये जो बेसिकली जो रीढ़ का हड्डी है बेसिकली एक पैसेज है, और वो पैसेज में अगर नर्व जहाँ भी दबाएगा तो समझिए उस एरिया का, जिस एरिया को वो नर्व सप्लाई कर रहा है उस एरिया में आपको कंटिन्यूअस दर्द रहेगा। और तो ये जो है कि तो इसमें और क्या क्या बीमारी हो सकता है आपको बताया, बैक पेन हो सकता है, इसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होगा तो उसमें जो है कि आपको किसी खास एरिया का मसल जो है काम नहीं करेगा, हाथ और पैर का। स्पाइना बाइपिडा हो सकता है जिसमें कि स्पाइनल कोड का जो ऊपर हड्डी का कवर है वो नहीं बनता है, तो उसके चलते जो है कि वो ओपन रह जाता है, उसको स्पाइना बाइपिडा कहते। तो उसमें पैरालिसिस होने का खतरा रहता है, दर्द रहता है। स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जिसमें कि जो हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो बिल्कुल हड्डी जो है तो कभी भी टूट सकता है वैसे केस में, एक पर एक हड्डी। और मान ली कि जो आदमी भोजन ठीक से नहीं ले रहा है, प्रोटीन पूरा नहीं खा रहा है और वो जम के उछल कूद कर रहा है, तो वैसे केस में हड्डी टूटेगा तो जुटेगा भी नहीं, क्योंकि वैसे केस में आप जो है कि पूरा प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम बता दिया आपको। उसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन डिजीज होता है। अब जिस एरिया का गड़बड़ी हुआ तो उसको हम लोग बोल देंगे सर्वाइकल स्पाइन डिजीज, थोरेसिक स्पाइन डिजीज, लंबर स्पाइन डिजीज के साथ से ही बोल सकते हैं। और कभी कभी डिस्क डिजनरेट करने लगता है क्योंकि उसको प्रॉपर ढंग से कच्चा माल हम नहीं देते तो ठीक से बनता नहीं, क्योंकि प्रोटीन से बनता है। अब प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, हम जम के ज़्यादा चीनी खाते तो अल्टीमेटली उसके चलते उल्टा काम हो जाता है। दूसरी चीज़ कभी कभी सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो स्पाइनल कोड का जो छेद है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड को दबाएगा। जब दबाएगा तो आपको जो है कि थोड़ा भी ऐसे कीजिएगा दर्द भयंकर हो जाएगा, हमेशा दर्द रहेगा। डॉक्टर आपको ब्रेसलेट लगा देगा ताकि आपको मूवमेंट ना हो। लेकिन यदि भोजन बदल दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, यही चीज़ हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा सर्वाइकल डिस्क भी कभी कभी हर्निएट कर जाएगा, बोलेगा कि डॉक्टर कहेंगे कि आपका जो सर्वाइकल डिस्क है वो हर्निएट कर गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ आपको बताए कि जो 2 वर्टिब्रा आपस में जुड़ा रहता है वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा। तो कभी कभी ये डिस्क जो है ये जो फट जाएगा तो इसका कंटेंट अंदर चला जाएगा, जैसे डिस्क तो अंदर है ना, तो अगर ये फट गया तो क्या होगा, इसका कंटेंट अंदर की तो जा सकता है, अंदर लीक कर गया तो क्या होगा, अंदर लीक कर गया तो अंदर तो स्पाइनल कोड है, इसने उसको दबाएगा। अब ये कंटिन्यूअस दबाते रहे तो क्या होगा, आपको दर्द का अनुभूति बढ़ जाएगा, तो ये आपको होगा। उसके अलावा लंबर स्पाइन का भी स्टेनोसिस होता है, स्पाइना बाइपिडा, कॉर्डा इक्विना, उसके चलते क्या होगा, लोअर बैक पेन होगा। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में ब्लैडर का गड़बड़ी होगा और बोवेल का गड़बड़ी होगा। तो ये जो है कि आपको ये समझना चाहिए और कि भाई किस ढंग से हमारा इसमें क्या क्या बीमारी हो सकता है। अब आइए ये समझिए कि आखिर ये बीमारी क्यों होता है। तो ये तो आप समझ गए, अब एनाटॉमी आप समझ गए कि कैसे कैसे ये तार का जाल फैला हुआ शरीर में। आपके यहाँ भी तार आया हुआ है, कनेक्शन है ना, यहाँ भी तार आया हुआ है और ये सब तार जो है अल्टीमेटली यहाँ से निकला है, ये मेरुदंड से, और यहीं से सप्लाई हुआ है। तो अगर यहाँ पर गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो ये दर्द आपको यहाँ रहेगा, है ना, क्योंकि इसके सप्लाई में दर्द आपको महसूस होगा, लहर महसूस होगा, जलन महसूस होगा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो ये क्यों होता है अभी समझा दे रहे हैं।
तो ये तो समझ गए कि कारण क्या क्या है। अब आइए कि जो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। यानी कि एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा हमारी तरफ बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? लेकिन हम लोग सब आदमी को एक ही खाना देना चाहते हैं और यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो ये किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो। एक चीज़ और जान लीजिए, दुनिया में अलग से स्पाइनल डिजीज नहीं होता। ये कभी मत सोचिएगा कि आपको खाली स्पाइनल डिजीज है, नहीं। आप जांच नहीं कराए हैं इसलिए आपको पता नहीं चला है। आपको खाली स्पाइनल डिजीज नहीं होगा, वो जो आपको डिस्क डिजनरेट हुआ होगा जिस कारण से वहाँ पर ऑस्टियोफाइट बना होगा, डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो एक जगह से बढ़ गया है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। और ये जो ऑस्टियोफाइट है ये नस को दबा रहा है ना, यहाँ पर से देखिए ऑस्टियोफाइट निकल गया और ये नस को ऐसे ऐसे करके दबा रहा है। तो ये जो ऑस्टियोफाइट जिस कारण से निकला होगा, उसी कारण से आपके शरीर में और भी गड़बड़ी हुआ होगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपको खाली स्पाइन का गड़बड़ी नहीं है, इसलिए आपको जब पूरा जांच कराएगा डॉक्टर खून और पेशाब का, तो देखिएगा कि अरे बाप रे बाप 4 से 5 मेजर गड़बड़ी निकल गया। और जांच में खाली एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ही नहीं होगा, जांच में खाली पेट स्कैन ही नहीं होगा, जांच में आपका खाली सिंटीग्राफी ही नहीं होगा, रेडियो न्यूक्लाइड सिंटीग्राफी आजकल डॉक्टर आपको करेगा। उसमें आपको दिखाएगा कि आपका कैल्शियम कितना कम है, वो आपको दिखला देगा कि आपका कितना % खोखला हो गया हड्डी। तो यहाँ तक अब विज्ञान पहुँच गया, वो भी आपको बता देगा। लेकिन ये भी जानिए कि आपको पूरा खून का भी जांच कराना चाहिए। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहीं पर हड्डी के डॉक्टर और जो र्यूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको मात खा जाएंगे, क्योंकि वो खाली वहीं तक सीमित होकर छोड़ देंगे और बाकी खून का पूरा जांच कराएंगे नहीं। आपको 5 मेजर गड़बड़ी हुआ होगा, 5, वो क्यों, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो ये स्पाइन का गड़बड़ी क्यों होता? बीपी, चीनी, थायराइड क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी कि इस धरती पर कोई भी बीमारी होता क्यों होता? चीनी खाने से चलते। चीनी खाना छोड़ दीजिए, हर बीमारी जड़ से जाएगा। किसको कहते चीनी? जब तक ये ना जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो यही चीज़ आपको छोड़ना होगा, क्योंकि जो किसको कहते चीनी? चावल, आलू, चीनी का काम है चलना, और आप खाए हैं तो आपको चलना होगा। आप गाड़ी में डीजल भराएं तो गाड़ी चलाना होगा। अगर बिना गाड़ी चलाए डीजल भरिएगा तो डीजल कभी भी गाड़ी में आग लगा देगा। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, वही डीजल जला के राख भी कर देगा। वही चीनी आपको सांस देगा, वही चीनी बीमारी दे देगा। और वो चीनी खाली स्पाइन का बीमारी देगा ऐसा नहीं है, आपको और भी 5-10 बीमारी जरूर दिया होगा, वो जांच में आपको पता चलेगा। तो कायदे से पूरा खून का जांच होना चाहिए। क्या खून का जांच होना चाहिए? CBC, LFT, KFT, CRP, ASO, ANA, HbA1c, RBS, इंसुलिन लेवल, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA और NT-CCP, RA फैक्टर, विडाल टेस्ट, ये कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, RA फैक्टर, जो है कि आपका एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस, टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM, ये सारा जांच होना चाहिए आपका। जब ये सारा जांच होगा तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो खाली हड्डी का ही जांच नहीं कराइए। ये नहीं कि आपको हड्डी में दर्द है तो खाली हड्डी का एक्सरे, सीटी स्कैन, नहीं, पूरा जांच होना चाहिए। अगर पूरा जांच कराइएगा तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। वो क्यों ऐसा गड़बड़ी होगा वो भी आप समझ लीजिए। तो ये इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद कर दिया चीनी खाना। किसको कहते हैं चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो इसमें से जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? इस खाने में क्या बुराई है? ये सब खाने में बुराई है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये खाना वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का होता है। अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए तो कुकर के चावल में या बिरयानी में या फिर
इडली डोसा में या फिर मूढ़ी का भुंजा में या खिचड़ी में या खीर में, इस सब में माड़ कहाँ गया? तो अंदर ही रह गया। खीर में 3 प्रकार का चीनी होता है, एगो जो माड़ अंदर रह गया स्टार्च, एगो दूध में चीनी है लैक्टोज, और ऊपर से मिला है सुक्रोज। तो 1 कटोरा खीर खाने का अर्थ है कि आपको चल लेना चाहिए 6000 कदम। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं। 10 रोटी खाए तो आपको 10,000 कदम चलना चाहिए था, आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसा है, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, वो चर्बी हर जगह जमा होगा, आपके स्पाइनल कोड में भी जमा होगा, याद रखिएगा, वो भी नस को दबाएगा। या तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग। या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा, वो तेजाब से भी स्पाइन का नर्व गलेगा, तो उसके चलते एलर्जी का रोग। नहीं तो उस चीनी को शरीर जहां तहां छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन पनपेगा। तो अगर आपके स्पाइनल कोड और मेनिंजेज में जो है कि चीनी घुस जाए तो पता चला कि टीबीएम पकड़ लिया, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, डॉक्टर बोलेगा आपकी रीढ़ की हड्डी का टीबी पकड़ लिया। वो तो पकड़ेगा ही, क्योंकि चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा। तो अगर आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो चौतरफा मौत मारेगा चीनी। पहला मौत, या तो चर्बी बन के आपके हर जगह को ब्लॉक करेगा और उसको दबाएगा, जैसे कि स्पाइनल कोड को दबाया तो आपको दर्द रहने लगा। या तो उसको तेजाब बना करके दबाएगा, गलाएगा तो हड्डी को, तो उसके चलते नर्व भी दबाएगा, तो उसके चलते जो है कि आपको दिक्कत होगा। और नहीं तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो पता चला कि स्पाइनल कोड का आपको टीबी पकड़ लिया, तो उसके चलते बीमारी होगा। और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन होगा, वो तो बता दिए। और एक चीज़ और नुकसान होगा, अगर आप पेट और भूख का साइज तो एक ही है, तो यदि आप पेट को कार्बोहाइड्रेट से भर दिए तो जाहिर सी बात है आप प्रोटीन कम खाए। 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना चाहिए था, नहीं तो आपका रिपेयर वर्क गड़बड़ाएगा। आप ले रहे थे 20 ग्राम प्रोटीन और ये घटना आपको 1 साल तक ऐसे ही खाते रह गए, तो उसके चलते क्या हुआ? आपका रिपेयर वर्क भी गड़बड़ाया। यानी जो हड्डी जो रिमॉडल होते रहता है हमेशा, तो क्या हुआ कि जो है कि काटने वाला सेल तो काट दिया ऑस्टियोक्लास्ट, लेकिन जब नया हड्डी बनाने लगा ऑस्टियोब्लास्ट, तो देखा कि अरे तो कच्चा माल ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है, तब वो डिफॉर्म उसको रिपेयर कर दिया। तो जब डिफॉर्म रिपेयर कर दिया तो आपका समझिए वो गलबत रिपेयर हो गया, तो फिर वो गड़बड़ रिपेयर हो गया, तो नस को वो दबाना शुरू कर दिया, तो आपको हमेशा दर्द रहने लगा। अब डॉक्टर बोलेगा कि आपको ऐसा कीजिए, ऑपरेशन करके उसको हम डिकम्प्रेस कर देते हैं। लेकिन भैया आप डिकम्प्रेस कर दीजिएगा, उसका भोजन नहीं बदलवाइएगा, वो तो फिर हो जाएगा। आज एक दिक्कत हुआ है, वो चर्बी और भी तो जगह जमा होगा, उसमें भी चलते भी तो नुकसान होगा। अगर हम 5 आलू खाए और नहीं चले 15,000 कदम, तो आलू का चीनी चर्बी बन के खाली नस में ही थोड़ी जमेगा, वो तो तोंद में भी जमेगा। तोंद में जमने से कोई दिक्कत नहीं, आप चलिएगा तो आपका तोंद डगमगा के चलेगा, ऐसे कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये अलग बात कि अगर आपका ज़्यादा बड़ा तोंद हो जाएगा तो ये लंबर लॉर्डोसिस करा देगा। क्या करा देगा? लंबर लॉर्डोसिस। यानी आपको जो हम बताए थे कि जो स्पाइनल कोड है, ये जो नॉर्मल में ऐसे रहता है, जब आपको लैटरली दिखेगा, ऐसे लैटरली ऐसे स्पाइनल कोड को दिखेगा, पीछे से नहीं, लैटरली दिखेगा। तो लैटरली जब देखेगा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल ना होकर के क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? लंबर लॉर्डोसिस। क्योंकि आपका पेट निकल गया है, तो ये पेट का जो वजन है ये स्पाइनल कोड को आगे खींच दिया। जैसे कि हमारा पेट निकल जाए, इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा पेट निकल जाए तो ये पेट का जो वजन होगा ये क्या होगा? ये वजन जो है आगे की ओर हमको ये खींच देगा, तो ये रीढ़ का हड्डी इधर चला जाएगा, ये रीढ़ का हड्डी इधर चला जाएगा, तो ये लंबर लॉर्डोसिस ऐसे करके लगेगा, लॉर्डोसिस। तथा हम ऐसे करके पेट निकला रहेगा और ऐसे करके रहेगा, तो ये वाला जो ये रीढ़ का हड्डी है ये अंदर की ओर घुस जाएगा, ये अंदर की ओर। अब क्या होगा? अब कंटिन्यूस अंदर की ओर रहेगा तो क्या होगा? एक आध को डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है, दर्द भी हमेशा रहेगा, बार बार आपको दर्द रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि तो खत्म कर दीजिए। तो कैसे सुधरेगा? भोजन बदल दीजिए। तो ये हम आपको समझाएंगे अभी। तो अगर चर्बी तोंद में जम गया तो उसके चलते भी स्पाइनल का प्रॉब्लम हो सकता है, और चर्बी अगर तोंद में जम गया तो कोई बात नहीं, फिर भी दर्जी घड़क घेरा बढ़ा के काम कर दिया। लेकिन चर्बी खून की नली में जम गया तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो गया, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। यानी जिसको स्पाइनल कोड का दिक्कत हो उसको हो सकता है बीपी भी हो, क्योंकि चर्बी तो वहाँ भी जम सकता है, एक्स्ट्रा चीनी तो खाया है। चर्बी अगर हार्ट की नली में जम गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग के नली में चर्बी जम गया
तो दिमाग को जो खून सप्लाई करता है सेरेब्रल आर्टरीज, तो उसके चलते क्या होगा, लकवा मार देगा। और अगर दिमाग के नली के बाहर में जम गया तो क्या होगा, उसको माइग्रेन का समस्या, अधकपारी दर्द रहेगा। ओवरऑल दिमाग में जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में जम जाए, खराटा शुरू हो जाएगा। हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाते थे 4000 कैलोरी, और ऐसा गलती हम किए जा रहे थे, एक एक दिन में 10 रोटी खाते थे। तो 10 रोटी मतलब 10,000 कदम चलना। हम खा तो लेते थे लेकिन चलने का हिसाब किताब नहीं। तो घुसाए तो निकालेगा कौन, गाड़ी में डीजल भरा है, गाड़ी चले हुए नहीं किए तो कभी भी आग लग जाएगा। तो चर्बी यहाँ जम गया तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जम गया, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। चर्बी लीवर में जम गया तो क्या होगा, फैटी लीवर, खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम गया तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम गया, अंडाशय के पास तो क्या होगा, हार्मोन का गड़बड़ी हो जाएगा। तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जम गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार UTI। किसी नस में जम गया तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम गया, किडनी उड़ेगा। और तो ये यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता है। चर्बी अलग ढंग से नुकसान करता है, तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता है। तेजाब तो आप समझते हैं, टॉयलेट से साफ करते हैं आप। सांस की नली में अगर तेजाब गया, हम रोज 5 आलू खाए, नहीं चले 15,000 कदम, तो आलू का चीनी को शरीर, आलू में कौन सा चीनी है, स्टार्च नामक चीनी, आलू के चीनी को शरीर तेजाब बना दिया। और तेजाब अगर बना करके वो अगर तेजाब को जमा कर दिया शरीर अगर सांस की नली में, तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। ये अगर जोड़ में जमा कर दिया तो गठिया करा देगा, अर्थराइटिस। अब ये गठिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले हड्डी में भी हो सकता है। ये जो वर्टिब्रा है, 33 को वर्टिब्रा जो आपको बताए, उसमें भी तेजाब जाके जमा हो जाएगा तो उसको भी ज़्यादा गलाना शुरू कर देगा। तो पता चला कि कभी कभी देखिएगा एक बीमारी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइंडेलोलिस्थेसिस। स्पाइंडेलोलिस्थेसिस में क्या होता है, एक हड्डी जो है फिसल करके आगे की ओर चला जाता है। वो कभी कभी इंटरवर्टिब्रल डिस्क को भी गला देगा, क्योंकि तेजाब वहाँ जमा हो गया तो उसको भी गला देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं उसको, तो वो होने लगेगा, वो भी नस को दबाएगा। तो अगर तेजाब से भी डैमेज हुआ हड्डी, और ये जो एक्स्ट्रा चीनी खाए उस चर्बी से भी वहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया, और कभी कभी एक्स्ट्रा हड्डी भी बन जाता है, उसके चलते भी वो डैमेज हुआ और वो नस डैमेज हुआ। और तेजाब अगर सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में गया तो गठिया, इसलिए एक बीमारी होता है। और चर्बी अगर तेजाब में गया, चर्बी तो हम बताए थे कि चर्बी से क्या नुकसान हुआ, अब हम बता रहे हैं तेजाब से क्या नुकसान होता है। क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनता है और तेजाब भी बनता है। चर्बी अलग ढंग से डैमेज करता है, तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता है। चर्बी जो है प्रेशर इफेक्ट देता है, तेजाब जो है सीधे सीधी गलाना शुरू करता है। तो अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पीती, चाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर। अगर खाली हड्डियों में जाकर तेजाब जमा हो गया तो क्या होगा, एक जगह कैंसर करा देगा। 2 प्रकार का होता है, पहले बिनाइन ट्यूमर आता, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता। तो पता चला शुरू में ऑस्टियोमा है, बाद में ऑस्टियोसार्कोमा में कन्वर्ट हो गया। जब कैंसर हो जाएगा तो आप इतना न चीनी खाए और बिल्कुल नहीं टहलते थे, खाली कार्बोहाइड्रेट खाते थे और बिल्कुल नहीं टहलते थे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली पता चला आपको डॉक्टर बोला कि कैल्शियम खाना है, इसलिए आपको दूध पिलाना शुरू किया। अब आधा किलो दूध में जो 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम तो चीनी है, उसमें लैक्टोज नामक चीनी। तो आप अगर आधा किलो दूध पिए हैं तो आपको 10 किलोमीटर चलना भी होगा। कैल्शियम तो आपको सब चीज़ में मिल जाएगा। आप जो हरा सब्जी खा रहे हैं, सोयाबीन खाइएगा, राजमा खाइएगा, दाल पीजिएगा, उसमें भी कैल्शियम है, रोटी में भी कैल्शियम है। आपको जो है कि आप अंडा खाइएगा, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है। तो कैल्शियम तो वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन दूध में तो आपको बिना मतलब का चीनी भी मिल रहा है, कैल्शियम के साथ बिना मतलब का चीनी मिल रहा है। और तो आप 10 रोटी भी खा रहे हैं, आधा किलो दूध भी पी रहे हैं। तो जो इतना खाने लायक तो आप नहीं है, क्योंकि उतना मेहनत तो आप करते नहीं। वो तो वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा फिर हो जाए। आपका उतना खर्चा कहाँ है। आप अगर इतना खाइएगा कि 10 रोटी भी खा ले, आधा किलो दूध भी पी ले, तो ये सब तो हो जाएगा 4000 कैलोरी। आपका खर्चा तो 2000 कैलोरी। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका खर्चा क्या है, केवल 1500 कैलोरी। और 24 घंटा में एक आदमी कितना खर्च करता है, जो सामान्य आदमी, हमारे जैसा आदमी जो 2 घंटा रोज टहलता हो तो 600 कैलोरी इसमें गया। बाकी जो भाषण देते हैं 1 घंटा भाषण में 50 कैलोरी, तो मोटा मोटी हम 600 कैलोरी खर्च किए एक दिन में। तो 1500 प्लस 600, ज़्यादा हमको 2200-2300 कैलोरी चाहिए। और पता चला हम खा रहे हैं 3200 कैलोरी, और एक दिन में बीमारी होता नहीं, हम जम के खाते गए और जम के खाते गए। तो वो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी भी बनाया, हम मोटा के ध्वंस भी हुए।
तो चर्बी तो हर जगह जमा हुआ, हार्ट में भी जमा हुआ, लिवर में भी जमा हुआ, तो जाहिर सी बात है जिसको भी स्पाइनल प्रॉब्लम है उसको खाली वहीं चर्बी नहीं जमा होगा, और भी जगह चर्बी जमा होगा। इसीलिए हम आपको बोले कि पूरा खून का जांच कराइए। वो जो तेजाब बना होगा तो खाली हड्डियों को नहीं गलाया होगा, वो और भी शरीर में डैमेज किया होगा। इसीलिए जब पूरा जांच कराइएगा तो पूरा चीज फारे फार पता चल जाएगा। लेकिन ये पता खाली एक्सरे, सीटी स्कैन और पेट स्कैन और सिंटीग्राफी स्टडी में नहीं होगा, वो आपको पूरा खून और पेशाब का जांच कराना होगा। उसमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। तो जो तेजाब भी बनाता, और कुछ चीनी को क्या करता, कुछ चीनी को शरीर चर्बी बनाया, कुछ चीनी को शरीर तेजाब बनाया, और कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता। हाँ, खूनमा से निकाल देता। खून से क्यों निकाल देता? क्योंकि खून में अगर चीनी बढ़ा हुआ रहने दिया जाएगा तो क्या होगा, हर जगह इन्फेक्शन को खींच लेगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, जहाँ भी चीनी ज़्यादा रहेगा चीटी लग जाएगा। उसी ढंग से अगर हमारे खून में एक सीमा से ज़्यादा चीनी हो जाए तो देखिएगा कि तुरंत न्यूट्रोफिल आपका बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा आपका। तो जब ज़्यादा चीनी खाइएगा उसको खर्च, चीनी का मतलब ही नहीं, कोई बोलेगा सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला वो आलू परवल का सब्जी खा रहा है तो एक आलू में 8 चम्मच चीनी है, वो तो आलू का चीनी तो खा ही लिए। तो आप आलू का चीनी खाइए कि मैदा का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए, उसमें ग्लाइकोजन नामक चीनी है, कि दूध का चीनी खाइए, लैक्टोज की सेव का चीनी खाइए, फ्रुक्टोज, कोई भी चीनी खाइए, बात बराबर। तो चीनी तो वैसे दाल रोटी में भी है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट है बनस्पत की, चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा। तो आप अगर वही गलती चीज़ खाते गए, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, तो कुछ चीनी को शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा जो बलतोड़ होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पीस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। कभी कभी एक बीमारी होता है हर्पी जोस्टर, हर्पी जोस्टर भी देखिएगा एक ही अलग में फोका निकल जाएगा, उस पर अलग वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा, एक ही अलग में फोका निकल जाएगा और उसमें भी दर्द रहा करेगा। इसलिए भी अगर किसी को कमर दर्द है तो उसको हम लोग जरूर पूछते हैं कभी फोका भी निकला है कि नहीं निकला है, तो भी नस को खराब कर देता, उसके चलते वहाँ पर दर्द रहा करता। तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर चर्बी भी बनाएगा, तेजाब भी बनाएगा, जहाँ तहाँ भी छिड़केगा। तो जहाँ तहाँ छिड़केगा, यदि आपके पसीने में छिड़क दिया तो ऐसा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का इन्फेक्शन होगा जो ठीक ही नहीं होगा। आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा, बिना चीनी के चीटी नहीं लगता। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के आदमी मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, यानी मनुष्य का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। हम लोग की घर जब मरीज आती है, महिला बोलती सर हम तो बहुत काम करते सर, हम कपड़ा धोते, हम बच्चा का खाना बनाते और झाड़ू पोछा करते, लेकिन दुख की बात है इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी खर्च नहीं होता आपका। एक सर्जन 24 घंटा ऑपरेशन किया है ना, उसको बहुत, लेकिन उसमें कैलोरी कहाँ खर्च हुआ? उसको कैलोरी खर्च होगा जब आप कुदाल चलाइएगा, जब आप रोज़ दौड़िएगा, चलिएगा, उसमें कैलोरी खर्च होगा। तो इसलिए जो है कि तो उसमें ज़्यादा कैलोरी खर्च होगा। पता चला आप दिन भर घर का काम किया, आपका 300 कैलोरी खर्च हुआ, और खाने को आप सोचोगे लगा तो बहुत मेहनत किए और 10 रोटी खा लिए तो उतना तो कैलोरी का भी कोई नुकसान हो, वो तो एक्स्ट्रा हो गया आप। और यही एक्स्ट्रा कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का रोग, तेजाब बनेगा एलर्जी का रोग, और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन को आमंत्रित करेगा। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा, हर्पिस वायरस पकड़ लेगा, एडिनो वायरस पकड़ लेगा, पोलियो वायरस पकड़ लेगा, और जो है कि ऐसा, और उसमें बैक्टीरिया पकड़ेगा तो टीबी का पकड़ेगा। कभी कभी एक फंगस होता है क्रिप्टोकोकस, वो भी पकड़ लेगा, हिस्टोप्लाज्मा पकड़ लेगा, 10 बीमारी पकड़ लेगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता है। सरकार उल्लू बना रहा है, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा है। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता है, आदमी का टॉयलेट खाता है, नाली का पानी पीता है। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। एक दिन भी पिला दीजिएगा, अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़्यादा खाया गया चीनी से होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि चीनी और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। जिसको पूरी दुनिया संक्रमण कहता है उसको डॉक्टर क्रांति चीनी कहता। जब उल्टा करके देखिएगा तो चीनी नजर आएगा, बिना चीनी के चीनी नहीं लगेगा। आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी आपको ब्रेन टीबी या फिर स्पाइनल कोड का टीबी पकड़ेगा, अदरवाइज टीबी नहीं पकड़ेगा। एक बोलते हैं पॉट स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड का टीबी। उसको हम लोग तुरंत ठीक कर देते, लेकिन वही भोजन बदल के।
अब भोजन नहीं बदलेगा, बदला के 2-2 साल दवा खिलाए जा रहे हैं, 2-2 साल टीबी का दवा खिलाए, वो तो कभी ठीक नहीं होगा। आप कितनी बार चीटी मारिएगा, बार बार चीटी मार रहे हैं, फिर चीनी गिरा रहे हैं, फिर मरीज बाबा वही जाके आलू खा रहा है, फिर 10 को रोटी खा रहा है और टहलने का नामो निशान नहीं। और डॉक्टर तो स्पाइनल कोड के बीच में बोलते कि और तुम बैठे रहो, लो और गड्ढे में उसको डाल दिए। जब वो और बैठे रहेगा तो उसको तो और गड़बड़ाएगा। कुछ कुछ बीमारी होता है, उसमें क्या होता है कि मरीज जब चलेगा तो उसको दर्द होगा और बैठेगा तो आराम होगा। जैसे स्पाइनल मस्कुलर जो आपका जो कंप्रेशन होता है, स्पाइनल कोड का जो स्टेनोसिस होता है, तो उसमें क्या होगा, है ना, उसमें जो है कि लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, उसमें क्या होगा, उसमें जो है कि मरीज जब चलेगा तो उसको दर्द होगा, एक्सरसाइज करेगा दर्द होगा, अब बैठा रहेगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि जब एक्टिविटी कीजिएगा तो नसवा जो है थोड़ा सा आप ऐसे कीजिएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, वो नसवा तो कहीं टाइट होगा, ऐसे में तो नहीं टाइट है, ऐसे कीजिएगा टाइट होगा, तो टाइट होगा तो उसमें दर्द बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो उसका भी उपाय है कि आप मेहनत कीजिए, कैलोरी जलाइएगा, क्योंकि वो चर्बियाँ गलाइएगा कैसे, आप जो तेजाब बनाए हैं चर्बी बनाए कैसे गलेगा, उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, अभी खर्चा करते थे 2200 कैलोरी और खाते थे 4000 कैलोरी, अब उल्टा काम कीजिए, अब आप खर्चा कीजिए 2500 कैलोरी या 3000 कैलोरी और बढ़ा दीजिए और ले करके 2000 कैलोरी खाइए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अभी तक जिस चीनी को शरीर चर्बी बनाया था, जिस चीनी को शरीर तेजाब बनाया था और जिस चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का था, वो सब छिड़का हुआ चीनी को वापस खींच लेगा और उसके बाद उसको जो है कि ये चर्बी भी गला देगा, तेजाब भी गला देगा। तो देखिएगा आपका पुनर्निर्माण हो गया। तो आपको उल्टा काम कीजिएगा, जम के प्रोटीन खाने लगेगा, देखिएगा हड्डी अपने आप रिपेयर हो गया, जो ऑस्टियोफाइट निकला था वो अपने आप गायब हो गया, वो अपने आप गायब हो जाएगा, बिना किसी ऑपरेशन के गायब हो जाएगा, बिना किसी ऑपरेशन के गायब हो जाएगा। और आपका खाली वही बीमारी ठीक नहीं होगा, जब आप चर्बी हार्ट में जमा किए थे तो हार्ट अटैक हो गया था और उसके साथ कमर में दर्द रहता था, वो भी ठीक हो गया, हार्ट अटैक भी ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया और थायराइड भी ठीक हो गया, फैटी लिवर रहा करता था वो भी ठीक हो गया, यूरिक एसिड बढ़ता था वो भी ठीक हो गया। तो क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है, याद रखिए बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। आपको कोई कहेगा देखो नहीं यार हम बीमार हैं, आप तुरंत पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर कोई आपको कहता है देखो नहीं यार हम स्वस्थ हैं, तो आप कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आप देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, चाहे स्पाइन की बीमारी की दिशा में गए हों, चाहे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिशा में गए हों, चाहे इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की दिशा में गए हों। अल्टीमेटली आपका एम क्या है, पुनः स्वास्थ्य की दिशा में उपलब्ध हो जाना। तो स्वास्थ्य की दिशा कैसे उपलब्ध हो जाइएगा, आप वही खाते रहेगा तो उपलब्ध हो जाएगा नहीं। हम लोग इलाज कैसे करते, अभी तक जो डॉक्टर जिसके पास भी आप दिखाने जाइएगा वो आपको एक पेन किलर देंगे, एक दवा आता है जिसको बोलते हैं गाबापेंटिन प्रीगाबेलिन। ये क्या करता है, नस का कनेक्शन खत्म कर देता है, तो आपका जो दर्द का अनुभूति दिमाग में जा रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसके चलते आपको आराम लगेगा। तो आपको लगेगा हमारा तो बीमारी ठीक हो गया, बीमारी ठीक नहीं हुआ, आपको एंटी एलर्जी को डॉक्टर दवा दिया है, तो उसके चलते आपका एलर्जी थोड़ा सा कमा है। और वो जो है कि आपको कोई एक जगह रख दिया, उसको एक लगा देता ये कि भाई उसको बिल्कुल नहीं इधर उधर करे, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है तो क्या करता है, एक लगा देता कॉलर, ताकि इधर उधर मूवमेंट नहीं हो तो आपको दर्द नहीं हो। लेकिन ये कोई इलाज थोड़ी हुआ, ये तो आपको खाली दर्दवा रोका गया है, वो तो जैसे ही खोलेगा फिर होगा। लेकिन सबसे जरूरी है भोजन बदल देना, क्योंकि अल्टीमेटली आप बीमार क्यों हुए थे, क्योंकि आपका भोजन गलत हुआ था। बबूल का गाछ रोपेगा तो आम कैसे फरेगा, फिर उसी ढंग से गलत भोजन किए जा रहे हैं, फिर नहीं टहल रहे हैं और आराम कर रहे हैं, तो दिन ब दिन और खराब होगा। फिर डॉक्टर बोलेगा ऐसा करते हैं, आपका इधर से चीरा लगाते हैं और आपका जो डिकम्प्रेस कर देते हैं, इतना दूर हड्डी काट देते हैं और नर्व जहाँ दबा रहा है उसको खोल देते हैं। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप चीनी नहीं बंद कीजिएगा तो एक बार वो हड्डी खोल भी दिया, पता चला उसमें भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा और जो है कि पता चला कि वो रिपेयर हुआ ही नहीं पूरी तरह से। और एक चीज़ जान लीजिए, नस के बीमारियों में एक और चीज़ होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। किसी को लकवा मारता है, आप देखते हैं कि फिर से वो तो एक बार जो ब्रेन का हिस्सा मर जाता है वो दोबारा नहीं बनता, तो फिर आखिर उसमें जान आ कैसे गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो दूसरा नर्व इसको काम कर रहा था अगल बगल वाला, वो अब इसका काम सीख लिया, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी बढ़ेगा जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा। प्रोटीन कहाँ से आएगा, दाल राजमा सोयाबीन अंडा। इसीलिए जो है कि आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए तो उससे आपको चर्बी भी बन के उन नस को दबाया, तेजाब भी बन के उन नस को गलाया, और वही तेजाब एक बीमारी होता है हम लोग का, उसको बोलते हैं सोरेसिस। सोरेसिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि चोंटा निकलता है ना, वो तेजाब जब चमड़े में आया तो सोरेसिस हो गया। और सोरेसिस एक बीमारी में सोरेटिक आर्थराइटिस भी होता है, देखिएगा उसमें गठिया भी होता है। और इसमें जो गठिया होता है उसमें कई बार HLA-B27 के साथ
एसोसिएटेड गठिया होता है। एक HLA-B27 का डॉक्टर जांच बताएगा, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बढ़ जाता और सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी बढ़ता, कभी कभी यूवेइटिस में भी बढ़ता। तो HLA-B27 बोलेगा कि HLA-B27 के चलते हुआ, नहीं, वो HLA-B27 के चलते नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा आदमी में HLA-B27 पॉजिटिव होता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। ऐसा बहुत सारा HLA-B27 केवल 20-30% मरीज में ही, मान लिया अगर 100 मरीज लिए, 100 मरीज का हम जांच करा दिए, 100 आदमी का, उसमें से अगर 80 आदमी का HLA-B27 पॉजिटिव निकल गया, तो 80 आदमी में से करीब करीब 10 से 15 आदमी को रहेगा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो सबको नहीं हो जाएगा। अगर उसके चलते होता तो सबको हो जाता, जबकि ऐसा होता नहीं। तो अल्टीमेटली कारण क्या है? अल्टीमेटली कारण है आपका गलत भोजन। जो आप शरीर में तेजाब बनाए हैं, वही तेजाब से चमड़े में सोरियासिस हुआ है और जोड़ में आपका गठिया कराया है, और वही गठिया जब ये वाला स्पाइनल कोड वाला रीढ़ की हड्डी वाला जोड़ को प्रभावित कर दिया, तो उसकी वजह से आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा, आप ऐसे झुकने पर दर्द रहने लगा, बिल्कुल मुंह में। और कभी कभी क्या होगा पता है, ये जो आपको क्या बोले कि 1/4 जो लंबाई होता है, जैसे एक हड्डी पर दूसरा हड्डी है, और ऐसे करके मान ली 2 ऐसे करके हड्डी है, ठीक है, और बीच में जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये दोनों हड्डी है, मान लीजिए कि ये हड्डी है वर्टिब्रा, और ये भी वर्टिब्रा। बीच में जो ये जो देख रहे हैं, ये समझिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो यही डिस्क वाला जो होता है, ये प्रोलैप्स कर जाता है। अगर फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कंटेंट अंदर छेद में आ जाएगा, बीच में छेद है, बीच में छेद है, यहाँ से स्पाइनल कोड जा रहा है, तो ये इसको जा करके दबाने लगेगा, तो उसके चलते डिस्पोलस बोलते हैं। और नसवा दबाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यही चीज़ होता है। तो क्या होगा इस बीमारी में, जब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ना, कि ऐसे ऐसे करके, अब ऐसे है तो ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे मोबिलिटी रहता है, आप ऐसे झुकिएगा तो इतना दूर तक झुक सकते हैं। होता क्या है, एक तो हम लोग कम मेहनत करने लगते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जम के खाते हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि जैसे मान लिया ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये वाला मसलवा तो काम नहीं कर रहा है। जैसे हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो पीछे का मसल भी टाइट हुआ, तो वो मसल भी काम हुआ। अगर हम ऐसे ही खड़े रहें तो क्या होगा, ये मसलवा जो है, जो आगे की ओर खींचने वाला है, ये मसलवा तो बेचारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अब पीछे वाला मसलवा को काम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, तो आपको फिर वो उसमें फिर एट्रोफी होने लगेगा। और एक तो प्रोटीन भी कम खा रहे हैं, तो उसके चलते भी होगा, और तेजाब भी है तो भी आपको गलाएगा, उसके चलते भी 2 जोड़ों में जो है कि रुखड़ापन पैदा होगा, और प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, तो एक बार रुखड़ापन हुआ, उसका रिपेयर भी नहीं होगा। तो ये सब जो है आपके गलत भोजन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है, तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसलिए सोरियासिस के मरीजों में देखिएगा कि आपको चमड़े का भी दिक्कत, तो कितना सोरियासिस का मरीज हम लोग ठीक किए कि उसका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी उसी दवा से ठीक हो गया। वही मिथोट्रैक्सेट जो सोरियासिस में दिए, देखे कि उसी से उसका ये रीढ़ का हड्डी और गायब हो गया, दर्द जो है। तो डॉक्टर वो मरीज बोला कि सर आप तो ये दवा दिए सही, तो जादू की तरह असर किया सर, वो भी ठीक कर दिया। हम उसको कहते हैं कि दवा से तो हुआ दवा, लेकिन 15% काम किया, ज़्यादातर आपका जो काम किया है वो आपका भोजन बदलना। आप जो हमारे कहने पर 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीने लगे, आप जो हमारे कहने पर अंकुरित चना विद मूंग खाने लगे, और 2 घंटा रोज टहलने लगे, और ये चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा जो बंद कर दिए, ये कुकर का चावल, ये आलू का सब्जी, मीठा फल, और जो आधा किलो दूध रोज पीते थे, ये जो आदत छोड़े, उसके चलते वो ठीक हुआ। तो फिर आदमी खाएगा क्या, दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा करी मछली चिकन दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, आलू और ओल शक्कर चुकंदर गाजर केला के सब्जी नहीं खाना, अगवे हरा सब्जी खाना। नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बजा चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना, गेहूँ चना बादाम, लेकिन चावल चूड़ा मूढ़ी फरी मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा ककड़ी टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। रोटी में आधा आटा आधा चना के सत्तू मिला के रोटी खाना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग मसूर रहर उड़द चना, और उसको कुकर में या तसला में खौला दीजिए। उसमें पालक का साग टमाटर भी डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। दाल को सूप के जैसा पीना है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले हमको स्टार्टर दे दो, तो दाल को स्टार्टर समझिए। पहले दाल पी लिए 1 कटोरा, अगर उसके बाद पेट में जगह बचा तब हम रोटी सब्जी खाए, लेकिन हर हाल में पहले हम दाल पिए। 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी मत खाइए। रोटी में आधा आटा आधा चना के सत्तू मिला के रोटी खाना है। प्लेन आटे का रोटी नहीं खाना। 1 दिन में 4 रोटी ज़्यादा मत खाइए, 2 सुबह 1 दोपहर 1 रात, बस इतना ही रोटी। बोले सर 4 रोटी में पेट कैसे भरेगा, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। अगर आप चाहते हैं आपके रोटी में प्रोटीन और बढ़ जाए, कैल्शियम और बढ़ जाए, तो सोयाबीन
का बिच्चा और आप आटा चक्की मिल में जाइए, उसको बोले 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 2 किलो राजमा, 2 किलो सोयाबीन इकट्ठे पीस दो। जब इकट्ठे पीस देगा तो उसका जो आटा बनेगा उसी से आप रोटी बना के खाइए, तो प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। दूध से कैल्शियम लेने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि दूध में अच्छा खासा चीनी है, उसको लैक्टोज कहते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा, यही गलती लोग करते हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप जो चीनी खाए तो जो है कि उसको खर्च भी करना होगा। और आदमी के जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया, अब आपके पास मेहनत का स्कोप नहीं है। हम आपको कितनों बोलेंगे, ज़्यादा आप 2 घंटा टहलिएगा, तो 2 घंटा तो दाल रोटी के बदले में चलना है। और अगर आप चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाइएगा, तब तो आपको 50 किलोमीटर भी चलिएगा रोज, तो भी वो कम ही होगा, इसलिए बेहतर है वो खाना ही मत खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये चारों खाने का काम अलग अलग है। तो अगर आप कम मेहनत करते, बुद्धिजीवी का काम करते, जो मेंटल काम ज़्यादा है आपका, शारीरिक एक्टिविटी कम है, जैसे हम लोग 95% आदमी अब बुद्धिजीवी बन गया। किसान बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जोता, सफाई कर्मचारी एक मशीन पर बैठ जाता है, उसे चलता, तो उसको भी मत समझ लीजिएगा श्रमजीवी, वो भी बुद्धिजीवी हो गया। तो अब आदमी को, सरकार को कायदे से बैन कर देना चाहिए चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ को ये सब बंद है, ये सब आदमी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब बीमारी से होता है। तो ये खाना छोड़ दीजिए, कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल दूध मैदा, दाल जम के पीने लगिए, अंकुरित चनाकृत मूंग खाइए, अंकुरित चनाकृत मूंग में भी अच्छा खासा कैल्शियम होता है। और रोज टहलना शुरू कर दीजिए, 2 घंटा रोज कम से कम, और एक्सरसाइज भी कीजिए, और हर पोस्चर को अपने आप को महसूस कीजिए। एक बॉल आता है, ये बॉलवा पर क्या होता है, आदमी लेट जाता है, ऐसे करके लेट जाता है, तो आदमी समझिए ऐसे हो जाता है, बिल्कुल। तो ऐसे हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये रीढ़ का हड्डी भी उल्टा दिशा में काम करता है, तो वो भी आपको पोस्चर होता है। आप हर दिशा में काम कीजिए, और एक्सरसाइज जैसे कि ये वाला एक्सरसाइज कीजिए, इधर उधर ऐसे ऐसे कीजिए, तो इसका रीढ़ का हड्डी में ऐसे ऐसे ये होगा, तो हर मसल एक्टिव होगा। और इसको लेकर के अगर यहाँ पर दर्द रहता है आपको, तो ये वाला ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए। और शुरू में दर्द होगा, वो दर्द को सहना होगा। डॉक्टर आपको पेन किलर के रूप में क्या देगा, डॉक्टर आपको पेन किलर के रूप में या तो आपको इटारोकोक्सिब देगा और थायोकोल्सियासाइड मसल रिलैक्सेंट वो देगा, तो उसके चलते आपको दर्द में आराम हो जाएगा, तो वो खाइएगा, उसके साथ वो खा लीजिए। और साथ ही साथ आपको पहले डॉक्टर पूरा जांच कराएगा, जैसे आपको बताया CBC, LFT, KFT, RBS, HbA1c, इंसुलिन लेवल, IgE लेवल, OCRP, ASO, ANA, LH/FSH फीमेल के केस में, और सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, और कार्सिनोजेनिक अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, वो सारा जांच कराएगा। और जब सारा जांच में जो गड़बड़ी आएगा उसको भी उसी अलग अलग दवा से, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था फेवोक्सोस्टेट दे देगा 40 मिलीग्राम, वो भी आपको 1 गोली रोज करके खाइएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक के साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन इन्हीं की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगे, तो अगर आप चाउमीन खा रहे हो तो अगवे चीनी तो मैदा से बनता है, बर्गर खा रहे हो तो अगवे चीनी 80% कार्बोहाइड्रेट, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंद कीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम प्रोटीन जम के खाएंगे, पता चला एक दिन में 20 अंडा खाना शुरू कर दिया। नहीं, आप प्रोटीन ज़्यादा खाइए, वो सही है, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि आप ओवरऑल कैलोरी को भी क्रॉस मत कीजिए। आपका खर्चा मैक्सिमम 2300 कैलोरी है, 2200-2300 एवरेज अडल्ट को, तो उसको वो क्रॉस मत कीजिए। ये नहीं कि प्रोटीन खाने के चक्कर में 3000 कैलोरी खाना शुरू कर दिया, नहीं, वो गलती भी नहीं कीजिएगा। वो गलती भी कीजिएगा तो भी नुकसान होगा, इसीलिए उसमें भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। जब एक्सेस कैलोरी खाइएगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं, बीपी है तो नमक छोड़ो, थायराइड है फूलों को भी छोड़ो, खून में तेल बढ़ता तो घी छोड़ो, खून में यूरिक एसिड बढ़ता तो दाल छोड़ो, पथरी में पालक साग टमाटर छोड़ो। नहीं, ये सारा चीज़ गलत है। ये सब चीज़ में एक ही चीज़ बंद होगा, वो है चीनी। लेकिन इन्हीं की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। चीनी किसको कहते हैं हम समझा दी। 100 ग्राम दूध में 50 ग्राम चीनी है। आप अगर दूध में चीनी नहीं भी मिलाते, भगवान ही चीनी घोर दिया उसमें, तो वो सब दूध पीना छोड़ दीजिए। दूध को दही बना के खाइए, अलबत्ता 1 छिपली दही रोज खाना चाहिए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, उसमें भी कैल्शियम तो रह ही गया। तो इस ढंग से कीजिए। और जो गड़बड़ी है हम लोग कैसे ठीक करते, अगर किसी को गठिया भी है, उसका RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, उसका NT-CCP बढ़ा हुआ है, और उसका जो है कि उसका CRP बढ़ा हुआ है, तो उसका अगर इन्फेक्शन भी है तो हम लोग एंटीबायोटिक भी देते, एंटी फंगल भी देते, एंटी एलर्जिक भी देते। उसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी इसमें काम करता है, वो भी देते। और उसके अलावा मेथोट्रेक्सेट देते, साइक्लोस्पोरिन देते, जाथाप्रिन देते, और अगर उससे भी नहीं जाता तो स्टेरॉइड देते। तो इसी से जनरली वो सारा एलर्जी हम लोग नॉर्मल कर देते। और एक बार जब मरीज ठीक हो जाता तो हम लोग बोलते दोबारा नहीं हो। इससे बचने के लिए आप घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा। आपको जल्दी ठीक होना तो आप और ज़्यादा टहलिए। और अगर आपको किसी खास पोस्चर में दिक्कत हो रहा है, आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलिए जरूर। शुरुआत कीजिए धीरे धीरे। आपको चाकू में जंग लग गया
तो आप क्या चाकू फेंक दीजिएगा? नहीं, धीरे धीरे खोलना शुरू कीजिए। पहले इतना ही खुलेगा, फिर इतना खुलेगा, फिर इतना खुलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा। तो उसी ढंग से वो खोल कस करते रहिए। तो दर्द हुआ इसका मतलब ये नहीं कि और रेस्ट दीजिए, नहीं, रेस्ट नहीं देना है, उसको करते रहना। और याद रखिए, अगर कोई मसल दब भी जाएगा, वो मसल फिर से बन जाएगा। याद रखिए, कोई अगर नर्व दब भी गया, वो नर्व दोबारा बनेगा, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी, गूगल में टाइप करके पढ़िएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी भगवान आपको ऐसा चीज़ दिया है कि आप अपने मेहनत के बलबूते कोई भी चीज़, पूरा का पूरा जो फिजियोथेरापी है वो इसी पर तो बेस्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत बड़ा चीज़ है, आपका नर्व दोबारा रिपेयर हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा। याद रखिएगा, एक डाटा नोट कर लीजिए कि आपको एक एवरेज आदमी में इतना नस होता है कि अगर उसको न्यूरॉन होता है कि अगर एक से सीधा में रख दिया जाए तो 1,76,000 किलोमीटर का वो न्यूरॉन हो जाएगा। अगर सब नर्व का जो न्यूरॉन को इकट्ठे खड़ा कर दिया जाए तो 1,86,000 किलोमीटर हो जाएगा 20 साल के आदमी में। लेकिन वही अगर आप 80 साल के हो जाइएगा तो ये घट के 97,000 ही रह जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके आपका धीरे धीरे करके सब चीज़ सिकुड़ता जाता है। तो जो सिकुड़ता जाता है तो वो तो एजिंग के अनुसार चेंज होगा। लेकिन कुछ चीज़ को आप अपने जो है कि ये से अपने हिम्मत से, अपने जो है कि जिजीविसा से जो है कि आप इसको हरा सकते हैं। तो अगर आप रोज 2 घंटा, 80 साल की उम्र में हिमालय कोई आदमी चढ़ जा रहा है, सोचिए, अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा ओल्ड एज का आदमी जो हिमालय चढ़ा है वो 80 साल का उम्र का बूढ़ा था, और 74 साल की महिला हिमालय चढ़ गई। जबकि 248 व्यक्ति मर गया चढ़ने के दरमियान, और उस मरने वाले में कोई यंग आदमी भी था। तो सोचिए, बूढ़ा चढ़ जा रहा है और यंग आदमी मर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको प्रकृति से अपना जीवन छीनना होगा, इसके लिए आपको जिजीविसा जगाना होगा, और दुनिया के कोई भी बीमारी में रेस्ट नहीं आपको चलना। हाँ, आपको हार्ट अटैक हो गया तब दौड़िएगा तो नहीं, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चल के कैलोरी जलाइए और धीरे धीरे वो बढ़ाइए, क्योंकि आप अभी तक बिल्कुल नहीं टहले हैं। अब अचानक दौड़िएगा तो दिक्कत तो हो ही जाएगा। तो आपको धीरे धीरे चलना, और शुरू में येलो जोन सिंड्रोम बोलते हैं। आपको लगेगा अरे हम गिर तो नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक कूदना है, यहाँ से यहाँ कूदना है, तो आपको लगेगा अरे हम तो बीच में गिर तो नहीं जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे करके हिम्मत जुगाड़ करके यहाँ से हट कूदना है। तो वैसे केस में जो है कि आपका ये डिस्क प्रोलैप्स हो, कि आपका जो है लंबर लॉर्डोसिस हो गया, कि आपका स्कोलियोसिस हो गया, ये सारा चीज़। अब लॉर्डोसिस हो गया आपको, तो क्या कीजिएगा? जब वजन कम कीजिएगा लॉर्डोसिस ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज उसी हिसाब से कीजिए, है ना, जम के एक्सरसाइज कीजिए। और ये वाला जो एक्सरसाइज है खासकर कमर का, ये जरूर करना चाहिए। ये वाला एक्सरसाइज जो है कि कमर को चारों तरफ ऐसे से नचाना है ना, ये जो है कि ये एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये चारों तरफ नचाना है, उल्टा में भी और सीधा में भी। तो ये हमेशा करते रहिए, और ऐसा करके भी उल्टा दिशा में भी झुकने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा आप खड़े रहिएगा, ज़्यादा बैठे रहिएगा तो क्या होगा, आपका ये मसल ऐसे ही ज़्यादा रहेगा, ये वाला एक्टिविटी नहीं होगा। तो उल्टा दिशा में भी ऐसे करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो ये मसल ठीक होगा, और हर दिशा में एक्सरसाइज करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ टहलिए, घड़ी देख के 2 घंटा। तो ऐसा कीजिएगा तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे वो ठीक हो जाएगा। तो कभी भी स्पाइनल डिजीज आपको है, सबसे पहले तो जो आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि इसमें ऑपरेशन कराना होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। बिना ऑपरेशन के आपका ठीक होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ठीक होगा, जाहिर सी बात है, आप सालों साल जम के खाए हैं तो वो खर्चा कैसे होगा? आप सपोज कीजिए अभी भी 2200 कैलोरी आपका जरूरत है, आप ले रहे थे 4000 कैलोरी, और अभी भी आप 2200 कैलोरी खाइएगा, तो खर्चा तो नहीं होगा पुरान का जो जमा हो गया है, पुरान का एक्स्ट्रा कैलोरी जो चर्बी और तेजाब में जमा हो गया है, उसको खर्चा करने के लिए अगर आपको ज़रूरत है 2200 कैलोरी, तो आप लीजिए केवल जो है कि आपका 2200 कैलोरी की जगह पर आप केवल लीजिए 2000 कैलोरी, 200-300 कैलोरी कम लीजिए, और प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, और टहलना शुरू कीजिए। तो जो है कि देखिएगा कि आपका जो है कि वो सब 5 किलो वजन 1 महीने में कमा। तो जब ये 5 किलो वजन 1 महीने में कमा, तो हर जगह से चर्बी गलेगा, तेजाब गलेगा, तो आपका नस में जो दबा रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप भोजन बदल के और रोज़ 2 घंटा टहल के दुनिया का कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं। नहीं ये कीजिएगा तो आप कुतनू दवा कर लीजिए, वो जड़ से कभी नहीं जाएगा। और एक बार अगर स्पाइनल खुट गया, स्पाइनल कोड, तो फिर ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जो अच्छे सर्जन होंगे उनके हाथ में तो ठीक होगा, लेकिन कौन, आपको क्या पता कि कौन सर्जन कैसा है, वो कितना स्पाइनल खोला है उस पर निर्भर करता है। तो अगर उस पर भी निर्भर करता है, और आप कितना चीनी जमा किए हो उस पर भी निर्भर करता है। वो बेचारा अच्छा सर्जन है, आप ऑपरेशन के बाद जाके चीनी पी लिए, वो तो इन्फेक्शन पकड़ लेगा, पाक कर जाएगा। तो इसीलिए तो वो आप में उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर होगा। आप डॉक्टर से पूछिएगा सर आप स्पाइनल कोड खोलिएगा तो हमको 100% दिक्कत नहीं ना होगा, बोलेगा नहीं 100% दिक्कत तो हो ही सकता है, आपको रिस्क बोर्ड में लिखवा लेगा। इसीलिए वो बाद का चीज़ है, जो आपके हाथ में है कम से कम वो तो कीजिए, और उसी से ही सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो आपको कोई भी, आपको कमर दर्द हो, बदन दर्द रहता हो, ये स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हो, स्पाइनडाइलोलिस्थेसिस हो गया हो,
ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो गया हो, आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप भोजन बदल के, ये सब बीमारी जड़ से जाता है। लेकिन ये जड़ से तभी जाएगा जब आपका अंदर का इच्छा शक्ति होगा, क्योंकि 2 घंटा टहलना इतना आसान काम नहीं है। आपको रोज़ बोला जाए 2 घंटा 4 घंटा टहलो, आपके पास समय पूरा है, लेकिन आपका आदत खराब हो गया है। जब नरेंद्र मोदी जैसे आदमी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी जो 2 घंटा रोज टहलते हैं, तो हम और आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं आपके नीतीश कुमार जी, वो भी 2 घंटा योगा करते हैं, तो आपको भी तो करना होगा, वो तो करना पड़ेगा। घुसाएं तो निकालेगा कौन? और देख लीजिए, जिस आदमी का भी तोंद निकला रहे, वो समझ लीजिए उसका स्पाइनल का प्रॉब्लम आज न कल बैक पेन होगा ही होगा, क्योंकि वो जो उतना वजन उतर रोज संभाले हुए है बेचारा, स्पाइनल कोड भी तो आप खुद सोचिए, और उतना वजन दिए हुए हैं, उसका पूरा तोंदवा जो है उसका वजन है उस पर, तो पीठा में दर्द नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए। और एक तो प्रोटीन कम ले रहे हैं, वो तो ऐसे भी नरवा रिपेयर नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ जो है कि आपको जानना चाहिए। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि कभी भी कोई बीमारी किताब नहीं पढ़ता है, तो आपका नस का बीमारी है तो आपको खाली नशे का बीमारी होगा, ये मत सोचिए। और ज़्यादा जोगी मत उजाड़, ये कभी मत कीजिए कि बीपी वहाँ दिखाएंगे, चीनी वहाँ दिखाएंगे, गठिया वहाँ दिखाएंगे, दमा वहाँ दिखाएंगे, मिर्गी वहाँ दिखाएंगे, पथरी वहाँ दिखाएंगे। नहीं, करनमा तो सबका एक है। जब आप जड़ें धर लीजिएगा तो बीमारी का अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम ये वीडियो क्यों बनाए? क्योंकि हमको एक भी ऐसा अच्छा वीडियो नहीं मिला स्पाइनल पर, और वो सब अपना जो है उसी ढंग से कि ये इसमें आइए ऑपरेशन कराओ, ये ऑपरेशन करो, नहीं। हम लोग बिना ऑपरेशन के ठीक करेंगे बीमारी, तो वो तभी होगा जब आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो ऐसे मरीज को भी आप हमारे पास भेज सकते। इसीलिए हम अपने आप को आजकल कहते हैं एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि हम खाली भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक करना यहाँ सीख गए। और आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE, लूपस। ये देखिए, इसमें गठिया भी होता है ना, ये देखिए जोड़ पकड़े हुए है, इसमें गठिया भी होता है, इसमें जो है कि ये बुखार भी लगता है, इसमें थकान भी रहता है, इसमें एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसमें किडनी भी खराब होता है, इसमें सीने में दर्द होता है, भयंकर खांसी, इसमें चमड़े में लाल लाल दाना भी होता है, बाल भी झड़ता है, धूप से एलर्जी भी होता है। और ये अगर ये रक्त का समान थक्का होगा तो उंगली कट के गिरने लगेगा, आंखों भी होता है, मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, मुंह में छाला भी होता है। ये एक ही बीमारी का लक्षण है, उसका नाम है लूपस। ये हमारा फेवरेट बीमारी है, यही हमको पूरे शरीर का मास्टर बनाया है। तो यही जो है कि आपको भोजन बदल के इसको हम लोग जड़ से ठीक करते। हालांकि किताब में लिखा हुआ है जड़ से नहीं जाता, लेकिन हम लोग इसको जड़ से ठीक करते। तो कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो बेसिक चीज़ समझिए कि हमको अपना भोजन बदलना होगा। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। और डॉक्टर आपको कहेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज केवल 10% है, हम आपको कह रहे हैं कि डाइट और एक्सरसाइज 90% है और 10% ही दवा है। दवा में क्या देगा डॉक्टर? पेन किलर देगा, और जो एलर्जी बढ़ गया तेजाब को गलाने वाला दवा देगा, जैसे स्टेरॉइड, जैसे मिथोट्रिक्सेट, जैसे कि आपका फिर आपका साइक्लोस्पोरिन हुआ, इस प्रकार का दवा देगा। और जब इन्फेक्शन गया है तो जो है कि वो आपको एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एंटीफंगल, एंटीवायरल, यही सब दवा देगा। तो इसलिए इस बात को हमेशा गांठ मान लीजिए कि बिना भोजन बदले आप ठीक नहीं हो पाइएगा। पहले तो आपको वजन कम करना होगा। अब वजन तो कम हो ही जाएगा जब दाल 3 कटोरा रोज पीजिएगा, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइएगा, सोयाबीन का बड़ी खाइएगा, 2 घंटा रोज टहलिएगा, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस, मीठा फल दूध मैदा छोड़ दीजिएगा, और 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले पीजिएगा। उसके अलावा दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान नहीं पीजिएगा, और रोज टहलिएगा 2 घंटा, और दाल 3 कटोरा रोज पीजिएगा, 1 कटोरा सवेरे, दोपहर रात, और रोटी केवल 3 को खाइएगा, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। तो जाहिर सी बात है हरा सब्जी जम के खाइएगा, खीरा ककड़ी टमाटर भी सलाद भी खाइएगा, तो आपका वजन तो कम ही हो जाएगा, चर्बी भी गल जाएगा, तेजाब भी गल जाएगा, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य था, आपको वर्ल्ड स्पाइनल डे पर आपको जागरूक कर देना कि भाई ये स्पाइन की बीमारियों को भी आप चमड़े डॉक्टर से दिखा सकते, और कारण सबका एक ही है, वो गलत भोजन। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर हमसे स्पाइन का बीमारी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा का बीमारी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो एक ही है, कारण तो एक ही है। और अगर जांच कराइएगा तो अगर आपको स्पाइनल डिजीज है तो आप जो आपको जांच बताए हैं वो CBC, LFT, KFT पूरा जांच करा लीजिए, CRP, SONA, RF फैक्टर, NTCCP, देखिएगा 5 गड़बड़ी निकलेगा ही निकलेगा, और वो भी उसी दवा से ठीक हो जाएगा जिस दवा से ये ठीक होगा। और दवा से खाली बीमारी ठीक नहीं होता, भोजन बदलिएगा तो वो भी उसी से ठीक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पाइनल डिजीज़ के बारे में अच्छा खासा आइडिया दे पाए होंगे। तो स्पाइन का कोई भी बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी का कोई भी बीमारी हो, तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। चाहे स्पाइनल के रीढ़ की हड्डी का TB हो, कि रीढ़ की हड्डी का मेनिंजाइटिस हो, कि रीढ़ की हड्डी का SLE हो, कुछ भी हो, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, कि डिस्क प्रोलैप्स हो, आप इस बीमारी में हमसे मिल सकते। कारण एक ही है, गलत भोजन। हाँ, लेकिन अगर आप 3 कटोरा दाल नहीं पीना चाहते रोज, आप रोटी 3 से ज़्यादा खाना
आपको इच्छा है, आप चावल सप्ताह में 3 ही दिन खा के नहीं रह सकते, और कुकर का चावल और जो है कि ये आपको नहीं छोड़ सकते, कुकर का चावल ही आपको खाना है, खिचड़ी भी खाना है, तो फिर हमारे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो कभी ठीक नहीं हो पाइएगा। लेकिन अगर वो ठीक छोड़ दीजिएगा तो ना केवल आपका स्पाइन का बीमारी जाएगा, बल्कि स्पाइन बीमारी के साथ और जो बीमारी आप पैदा किए हैं, चर्बी बना के, तेजाब बना के, जैसे बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लिवर, ये सब, तो ये सब भी यही डॉक्टर ठीक करेगा, क्योंकि कारण सबका एक ही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाया होगा। ये आप किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको कि एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनता, हम उसको तेजाब बोल रहे हैं, बाकी लोग उसको क्या बोलेगा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, फ्री रेडिकल बोलेगा, उसको ऑटो एंटीबॉडी बोलेगा, लेकिन हम उसको एक लाइन में बोलते तेजाब। तो इसीलिए इंसुलिन बढ़ने से, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो नया हड्डी भी बना देगा गलत जगह पर। तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर पाया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक सही जानकारी भेजी जा सके। और कोई भी क्वेरी होगा आप हमको लिखिएगा, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 9386999300। फिर से बोलते हैं 9386999300। एक और फ़ोन नंबर है 8969953194, 8969953194। आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन का हम स्वागत करेंगे। मैसेज से अच्छा फ़ोन कर दीजिए, और तो और अच्छा फेस टू फेस बात हो जाएगा आपका। और कितने बजे हम फ़ोन रिसीव करते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। और दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, और छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुँचेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन बीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना। नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हेल्दी स्पाइन की कामना मैं करता हूँ। नमस्कार।